आईटी एडवांस जो कल एग्ज़ाम हुई थी, आईटी एडवांस 2024 का पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इस पेपर में पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था। हर पेपर में 17 क्वेश्चन थे और इसमें 17 क्वेश्चन पेपर 1 में था, 17 क्वेश्चन पेपर 2 में था। तो आप दोनों पेपर का मिला जुला पेपर 1 पेपर 2 का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मैं शॉर्टकट से बताऊंगा। देखेंगे कैसे जो एडवांस 2024 की एग्जाम कल कंडक्ट हुई उसको शॉर्टकट से कैसे पेपर टाइम लिमिट के अंदर किया जा सकता है। पेपर एडवांस का कभी सिंपल आता नहीं है। जो आई टी एडवांस है 2024 उसको कंडक्ट करने वाला जो इंस्टीट्यूट था आई मद्रास था और आई मद्रास का पेपर कभी सिंपल नहीं रहता। ये मॉडरेट से टफ लेवल तक पेपर था। कैसे हर क्वेश्चन को लॉजिक से क्रैक कर सकते हैं, एनालिटिकल तरीके से कर सकते हैं। एडवांस का कभी कोई पेपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सिंपल पेपर होगा, बट शॉर्टकट से करो तो पेपर तुम्हें सिंपल लगने लगेगा, मेन से नीचे लगने लगेगा। सवाल उठता है कि सर हम निमसट की तैयारी कर रहे हैं तो आईटी एडवांस का क्वेश्चन करके क्या करेंगे। याद करो 2022 में पेपर निमसट का जो हुआ था वो 2022 का पेपर अभी तक आसान पेपर काउंट होता है, लेकिन 2022 में 3 क्वेश्चन आईटी एडवांस के डले हुए थे। 2023 में भी आईटी एडवांस के 5 से 7 क्वेश्चन थे और 2019 में 11 क्वेश्चन 7 से 11 क्वेश्चन के आसपास आईटी एडवांस के थे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि 2024 में भी एडवांस के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हारे दिमाग का हर एक एंगल से कंसेप्ट खुला होना चाहिए और इसमें मल्टीपल कंसेप्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो अभी मैं तुम्हें जो जेई एडवांस 2024 का पेपर कल हुआ है उसको मैं सॉल्व भी करा रहा हूँ। कैसे एनालिटिकल तरीके से अप्रोच होगी, कैसे शॉर्टकट से करेंगे, वो सब चीज़ देखोगे और तुम्हें हेल्प मिलेगी आगे के पेपर करने में। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से समझाऊंगा, सॉल्व करूँगा। पहले क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं। इसने बोला लेट OP वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1 divided by alpha into y plus j plus k, OQ vector is equals to y plus beta minus 1 by beta into j plus k, and OR vector is equals to y plus j plus 1 by 2 of k with the 3 vector where alpha comma beta belongs to R minus 0 minus कर रहा है and O denotes the origin, O origin है। if OP vector क्रॉस OQ वेक्टर डॉट OR वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, पूरा खेल इस पे टिका हुआ है, पूरा खेल इस पे टिका हुआ है। एंड द पॉइंट अल्फा कमा बीटा कमा 2 लाई ऑन द प्लेन 3s plus 3y माइनस z plus l इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ l इज की वैल्यू l की वैल्यू निकालना है। पहले देख के लग रहा है कि 3D का पूरा कॉम्बिनेशन 3D यूज हुआ है, ये बिल्कुल नहीं। तो मैं वेक्टर के थ्रू ये सारा पूरा क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा और शॉर्टकट तरीके से कैसे क्रैक होगा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन समझ लिया, पढ़ लिया, ध्यान से समझते जाना। देखो यहाँ पूरे क्वेश्चन का खेल इस बात पे टिका है कि OP वेक्टर क्रॉस OQ वेक्टर डॉट OR वेक्टर इक्वल्स टू 0। अगर OP वेक्टर को तुम थोड़ी देर के लिए A मान लो, OP वेक्टर को अगर मैं थोड़ी देर के लिए A वेक्टर मान लेता हूँ, ध्यान समझना। OQ वेक्टर को थोड़ी देर के लिए मैंने B वेक्टर मान लेता हूँ और OR वेक्टर को मैं C वेक्टर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? CR। तो यही है A क्रॉस B डॉट C है। कुछ दिख रहा है क्या है? और A डॉट B क्रॉस C 0 बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? 0। STP है ये STP है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ABC लिख सकता हूँ मैं, और ABC क्या है? 0। तो समझ में आ रहा क्या है? ये क्या? कोप्लेनर। कोप्लेनर है। हमें पता है कि किसी वेक्टर का अगर STP 0 हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो तो क्या होता है? कोप्लेनर। कोप्लेनर होता है, याद आ रहा है? तो मतलब ये कोप्लेनर है और अल्फा बीटा 2 इस लाइन पे लाए कर रहे हैं। तो पहले हम अल्फा बीटा 2 अगर इस लाइन पे लाए कर रहे हैं, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पहले समझो कि अल्फा कमा बीटा कमा 2 प्लेन 3x प्लस 3y माइनस z प्लस l इज इक्वल टू 0 पे लाए कर रहा है, तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड। तो 3 बाहर लिया, पहले तुम्हारे हिसाब से सॉल्व कर लेता हूँ। 3 अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा कमा बीटा कमा गामा इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड। तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस क्या जाएगा? 2 प्लस l, ये माइनस 2 लिख दिया, माइनस 2 प्लस l इज इक्वल टू क्या जाएगा? 0। क्लियर है यहाँ तक? चूंकि इसने बोल रखा अल्फा कमा बीटा कमा 2 इस लाइन पे लाया कर रहा है, तो जहाँ x है अल्फा रख दो, y की जगह बीटा रख दो, z की जगह 2 रख दो। अब मैं 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 प्लस l इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन दे के छोड़ देते हैं। मतलब पूरा अभी तुम्हें निकालना है l की वैल्यू। क्या निकालना है? l। क्वेश्चन में l निकालने के लिए बोला है। l की वैल्यू पूरा डिपेंडेंट है किस पे? अल्फा प्लस बीटा पे। अगर हमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा तो l मिल जाएगा। तो हम अल्फा प्लस बीटा की तलाश में जाते हैं। समझ में आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा की तलाश के लिए तुम्हें कोई ना कोई हिंट दे रखा होगा और उसमें हिंट दे रखा है कि ये इसका जो ये वेक्टर है वो कोप्लेनर है। वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। तो मतलब इसका स्केलर ट्रिपल क्या जाएगा? 0। मतलब देखा जाए तो ये जो OP वेक्टर दे रखा है, OP वेक्टर कॉमा OQ वेक्टर और कॉमा OR वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा? 0।
इसका स्केलेटर ट्रिपल क्या जाएगा 0, मतलब इसका कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट निकाल के क्या पुट कर देंगे 0, निकालते इनका कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा, फिर क्या है 1 1 1, क्या है बीटा माइनस 1 बाय बीटा, क्या जाएगा 1 1 1, क्या है 1/2 इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है 1 बीटा माइनस 1 बाय बीटा और 1 1 1/2 दे रखा है इक्वल्स टू क्या है 0, क्लियर हुआ। अब यहाँ लगा रहा हूँ मैं शॉर्टकट, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, इसको सॉल्व करने बैठोगे तो पूरा ये क्वेश्चन 5 से 7 मिनट का टाइम खा जाएगा, सॉल्व करते मत बैठ जाना। अब याद करो कुछ, मैंने ये क्वेश्चन स्केलर ट्रिपल का लिखाया भी था, याद करो, मैं क्वेश्चन कनेक्ट करा रहा हूँ तुम्हें, याद करो कि मैंने बताया था कि R1 वेक्टर है और AI प्लस J प्लस के, AI प्लस J प्लस के, R2 वेक्टर दे रखा था I प्लस BJ प्लस के, और यहाँ अगर R3 वेक्टर है I प्लस J प्लस C के, और ये कोप्लेनर था, ये क्या था कोप्लेनर, तो एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने, और मैंने बोला था कॉपी में रिमेंबर कर लेना, याद रख लेना, वो रिलेशन क्या है बोलो जरा, याद आ गया। तो हमें पता है कि अगर ये वेक्टर कोप्लेनर है तो 1/1 माइनस a प्लस 1 बाय 1 माइनस b प्लस 1 बाय 1 माइनस c इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इसको ये मान लो, ये तुम्हारा b है और ये c है, यही तो हो रहा है। अगर ये कोप्लेनर इसको डिटरमिनेंट बनाओगे तो ये तो बनेगा a1 1 और यहाँ पे 1b 1 1 1 c इक्वल टू 0, तो रिलेशन यही तो बना था यहाँ पे, याद आ रहा है। तो इसको ये मान लिया, इसको भी मान लिया, इसको सी मान लिया, कैसे कंसेप्ट कनेक्ट होते हैं समझ में आ रहा है, कॉपी लिखा। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा रख दो, बी की जगह ये रख दो बीटा माइनस बीटा, और सी की जगह क्या रख दो 1/2, तो ये हटाते हैं, इसको सॉल्व ही नहीं करना, इसको डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाएगा। तो 1/1 माइनस यहाँ क्या जाएगा अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1/1 माइनस क्या जाएगा बीटा माइनस 1 बाय बीटा, क्लियर, प्लस 1/1 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या जाएगा 1, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया 1, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 1/1 बाय अल्फा, तो क्या जाएगा अल्फा, सेम क्या जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस 1/2 तो क्या 2 इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या जाएगा -1, आगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, यहाँ डाल दो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -1 डाला तो -3 -2 प्लस l इक्वल टू 0, l कितना हो गया 5, कठिन था क्या, कठिन था, ये एडवांस का क्वेश्चन है, IT एडवांस का क्वेश्चन, और ये तुमने दो कंसेप्ट से कर लिया, यहाँ तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, पॉइंट उठा के सेटिस्फाइड किया, बच्चा भी समझता है, बस अपन ने ये शॉर्टकट से क्वेश्चन को क्रैक करा और आंसर आ गया। देखो ध्यान समझना, इसने बोला कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो करना इसमें कुछ नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये देखा tan ऑफ, तो हमें कुछ नहीं करना, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले अंदर, और tan है तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, कई सारे क्वेश्चन कराए मैंने इससे पे, और tan में कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स और tan थीटा हो जाएगा, थीटा आंसर आएगा, देखते हैं। तो पहले साइन इनवर्स को इसमें कन्वर्ट करते हैं, मैं यही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, समझ में आ रहा है, ध्यान समझना। अब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन, ये परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, 4 हो गया, तो अगर इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स में परपेंडिकुलर अपन 3/4 हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, cos थीटा क्या होता था बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो ट्रायंगल इसका यहाँ बना लिया, समझ में आ रहा है। बेस कितना हो गया 2, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा √5, तो 5 - 4 1, तो यहाँ अगर इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करा तो क्या जाएगा परपेंडिकुलर बेस 1/2 हो जाएगा, माइनस है तो कुछ नहीं करना यहाँ पे, यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स मैं बाद में tan लगा दूंगा बाहर वाला, है ना, पहले ऑपरेट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स क्या जाएगा 3/4 माइनस tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, आगे क्या 2, तो 2 लगा देते हैं, अरे मैं इतना कन्वर्ट किया ना 2 भी तो है, अब 2 tan इनवर्स x, तो वही फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan इनवर्स 3/4 पड़े रहने देते हैं, -2 tan इनवर्स x क्या होता है tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x, ध्यान समझना, तो 1 - x² हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1/4 3/4, अरे 3/4 तो क्या जाएगा 4/3, तो डायरेक्ट 4/3 लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लियर हुआ रे। यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y मतलब 3/4 माइनस 4/3 डिवाइड बाय 1 प्लस x डॉट y, 3/4 और 4/3, तो नीचे तो 1 आ गया, कैंसिल हो गया, कट पिट गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ बात करें 3 3 9, 4 16 -7 आ गया, तो tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स -7/12 2 24, और नीचे 2 है ना, 12 आ गया, क्लियर हुआ। और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा, तो बचा क्या -7/24, टाइम लगा क्या -7/24, एडवांस का क्वेश्चन है।
2 सेकंड में हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ गया? ऐसे निपटते हैं। फंडे क्लियर रहेंगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं। अब थोड़ा मैं फास्ट स्पीड पकड़ूंगा, फटाफट समझते जाना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस दे रखा है, साइन ऑफ साइन के एक्स दे रखा है, प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स 2 बाय एक्स ई टू पावर 6 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है। ध्यान समझते जाना इसमें क्वेश्चन में। अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो साइन 0 वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 क्या जाएगा 1, यहाँ 0 तो 1 और 2 बाई 0 मतलब क्या है इन्फिनिटी, मतलब फॉर्म बन रहा है 1 to इन्फिनिटी का। समझ गए होगे क्या होगा? तो प्लस 1 माइनस कर 1 कर देते हैं यहाँ पे। तो समझ ध्यान से समझते जाना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ध्यान से पहले समझते जाना। यहाँ 1 प्लस कर दिया साइन ऑफ के एक्स, पहले समझते यहाँ प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 कर देंगे, प्लस 1 माइनस 1 कर दिया 2 बाई एक्स है। क्लियर? इनको स्ट्रीट पावर क्या होगा 6, e पावर 6 दे रखा है। के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ये एफ एक्स हो गया, समझ में आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा जी एक्स। क्लियर? 1 to इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो फार्मूला क्या जाएगा ई टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो यहाँ एफ एक्स क्या जाएगा साइन ऑफ साइन के एक्स, समझते जाओ पहले, प्लस क्या जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय क्या जाएगा एक्स, 2 बाई एक्स है ना। तो मैंने क्या करा 2 को इधर ले लिया, समझ में आ रहा है, और एक्स स्क्वायर डिवाइड में डाल दिया 2 बाई एक्स, समझ में आ रहा है, एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल्स टू ई टू पावर क्या जाएगा 6। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ हो कुछ नहीं रहा, ई की पावर में ये, ई की पावर में ये, चाहे तो कंपेयर कर ले। समझ में आ रहा है? समझते जाओ पहले, फिर बाद में कंपेयर करते रहेंगे। समझो यहाँ ध्यान से, ध्यान समझना। अब यही गेम में सॉल्व कर देता हूँ। एक्स से डिवाइड करा तो यहाँ एक्स से डिवाइड करा तो यहाँ पे समझते जाना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ। अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ, यहाँ पे साइन ऑफ साइन के एक्स, साइन ऑफ साइन के एक्स डिवाइड बाय एक्स यहाँ ले लिया मैंने, प्लस यहाँ कॉस एक्स बाय एक्स ले लिया यहाँ पे मैंने, प्लस क्या है 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 हो गया। क्लियर? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई टू पावर 6। समझ में आ रहा क्या क्या हो रहा है? समझ में आ रहा क्या क्या हो गया? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलो करना कुछ नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू पावर चल रहा है, तो ई टू पावर में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ। अब ध्यान समझना, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो एक काम करते हैं, साइन के एक्स दे रखा है, साइन के एक्स दे रखा है, तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे साइन के एक्स का मल्टीप्लाई करा, साइन के एक्स से क्या करा डिवाइड, तो साइन के एक्स से डिवाइड करा। इसको मैं सेपरेट यहाँ कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, यही कर देता हूँ मैं। यहाँ देखो तो यहाँ पे मैंने क्या करा साइन के एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और साइन के एक्स से क्या कर दिया डिवाइड। समझ में आ रहा है? साइन ऑफ साइन के एक्स तो पढ़े रहने दो, साइन ऑफ साइन के एक्स तो पढ़े रहने दो। यहाँ पे क्लियर हुआ? यहाँ पे क्लियर? यहाँ एक्स है और मैंने के का मल्टीप्लाई करा, के कैसे क्या करा डिवाइड, के का मल्टीप्लाई करा कैसे क्या करा डिवाइड। यहाँ कुछ नहीं करा, साइन एक्स से साइन के एक्स से मल्टीप्लाई करा, साइन के एक्स से डिवाइड करा, ये वाला फंक्शन एज इट इज पढ़े रहने दिया, फिर कैसे मल्टीप्लाई करा कैसे क्या करा डिवाइड, प्लस यहाँ पे एलसीएम लिया तो कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स हो गया, प्लस 1 हो गया, इक्वल्स टू ई टू पावर क्या आ जाएगा 6। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑपरेट कर दो, तो ऑपरेट कर दो तो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट क्या है 1 आ गया, 1 आ गया। अब साइन के एक्स बाय के एक्स क्या आ जाएगा 1, ये वाला पार्ट भी 1 में चला गया। यहाँ ले दे के क्या बचा, ले दे के क्या बचा, लिख दूं के यहाँ पे, लिख दूं के यहाँ पे के बचा, प्लस ये क्या है 0, कल ही बताया था 0, क्या बचा +1। तो यहाँ पे और 2 ई की पावर में है दोनों, ये देखा जाए तो 2 टाइम्स अब क्या बचा k +1, तो ये ई की पावर में, ई की पावर क्या 2 टाइम्स अब k +1 इक्वल्स टू क्या जाएगा e टू पावर 6। क्लियर हुआ? तो 2 टाइम्स अब k +1 इक्वल्स टू क्या जाएगा 6, तो k +1 इक्वल्स टू क्या जाएगा 3, तो k इक्वल्स टू क्या जाएगा 2। क्लियर हुआ? k इक्वल्स टू है कहीं ऑप्शन में, बी आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? क्वेश्चन को ए दे रखा है 3√2, तो हमें पहले ध्यान रखना ये इक्वेशन हमें कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन बनाना है क्योंकि हमें 4x + 5y की वैल्यू पूछा। ध्यान से ये समझना दिया क्या है निकालना क्या है क्वेश्चन में, अगर इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया क्या दिया क्या निकालना है 90% क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। हमें इसने बोला कि 4x + 5y की वैल्यू निकालना है, तुम्हें पता है तुम्हें 4x + 5y की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते जब तक तुम्हें x और y नहीं पता हो। x और y नहीं पता तब तक नहीं निकाल सकते, x और y निकालना, और x और y तब तक नहीं निकाल सकते जब तक 3x + 2y और 2x + 3y की यहाँ वैल्यू नहीं तो मालूम हो तुम्हें। जो लॉग में जो वैल्यू दे रखा है उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लो, तो लॉग की वैल्यू को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लोगे तो 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी साइमल्टेनियस। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, इन दोनों को सॉल्व कर x और y मिल जाएगा, x y फीड करोगे तो आंसर मिल जाएगा। बता कुल मिला के तुम्हें लॉग सॉल्व करा रहा है, ये लॉग सॉल्व करा रहा है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं पहले लॉग को। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट जो लॉग का है कि लॉग बेस ए दे रखा है और यहाँ पे 18 दे रखा है, समझ में आ रहा है
18 5/4 दे रखा है, एक वैल्यू 3√2 दे रखा, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। लॉग ए बेस किया है 3√2, तो 3√2 पुट कर दिया यहाँ पे। 18 है, 3√2 का होल स्क्वायर होता है 18। 18 क्या होता है 3√2 का होल स्क्वायर। 18 में 3√2 का होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ क्या 5/4, 5/4 2 जा हो गया, 5/2 लॉग एम की पावर n लॉग एम, आगे आ गया 5/2, तो लॉग क्या हो जाएगा 3√2, और यहाँ क्या 3√2 और यहाँ क्या आ जाएगा 3√2। तो समझ में आ रहा क्या हो गया 1, तो क्या आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो हमने देखा जो हमारी पहली इक्वेशन बन रही है 3x + 2y इक्वल्स टू क्या बन गई 5/2, ये इक्वेशन 1 बन गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में जाते हैं। सेकंड इक्वेशन में जाते हैं। इस इक्वेशन इंसर्ट में लॉग में कई बार आ चुके हैं, 2x + y। अब सेकंड इक्वेशन में लॉग b, तो लॉग b बेस b की वैल्यू दे रखा है 5/6, तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या 5 बार क्या जाएगा -1/6 हो जाएगा, और 6 बार क्या जाएगा -1/2। अरे बेस में दे रखा ना भी, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। यहाँ दे रखा 1080 की पावर क्या है 1/2। समझ में आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा ये और ये सेम हो जाए तो 1 हो जाए, दिखने से नहीं लग रहा लेकिन दोनों सेम है। बता रहा हूँ मैं क्या, देखो 1080 को फैक्टराइज करोगे, या तो फैक्टराइज कर लेना तुम, या तो याद रखना कि अगर 216 को अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आना है। समझ में आ रहा है, 216 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 33, 5 1 जा 5 + 3 क्या 8, 5 2 जा 10। क्लियर हुआ, तो 216 × 5 क्या हो जाता है 1080। इसको 6 का क्यूब × 5 ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो अगले स्टेप में मैंने लिखा लॉग ऑफ, इसको क्या लिखा 6 का क्यूब × 5 की पावर 1/2। समझ में आया, ध्यान समझना, ये -1/2 है, दोनों का बेस सेम कर लेता हूँ। इसको मैं -1/2 को 3/6 ले सकता हूँ, नहीं ये बात समझ में, अरे 1/2 ही तो है, तो -1/6 बाहर ले लिया मैंने। जैसे ही -1/6 बाहर लिया तो इधर क्या बन जाए 6 का क्यूब, अरे -1/6 बाहर लिया, 6 का क्यूब क्या बचा 5, 6 का क्यूब × 5, और बाहर क्या लिया। क्लियर हुआ, ये लॉग की पावर m log n तो बाहर आ जाएगा, और बेस में पावर तो डिवाइड में जाता है, रूल समझा दिया है मैंने तुम्हें। तो अगर ये ऊपर बाहर आएगा, ये बाहर आएगा तो क्या आएगा 1/2, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा -1/6, और लॉग आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 क्यूब × 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 6 क्यूब × 5। तो दिख रहा है क्या है, अरे क्या है 1, ये 1 में चला गया, ये ऊपर आ गया तो -1/2, और क्या आ जाएगा 6/1, तो 2 3 जा तो क्या आ गया -3। तो इसकी वैल्यू जो सेकंड वाले पार्ट की है 2x + y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3। मिल गया साइमल्टेनियस इक्वेशन, कहाँ से कहाँ कैसे कनेक्ट हुआ समझ में आ गया। अब ये सेकंड इक्वेशन हुआ, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x + 2y इक्वल्स टू क्या है 5/2, और 2y लाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x + 2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -6। अब यहाँ माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया -x आ गया। 5/2 प्लस क्या आ जाएगा 6, 6 दूनी 12 हो गया, 12 5 कितना हो गया 17, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -17/2। क्लियर हुआ, x कितना आ गया -17/2, x -17/2 इक्वेशन 1 में पुट कर लो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो। इक्वेशन सेकंड क्या है 2x + y इक्वल्स टू क्या है -3, तो 2 टाइम्स अब क्या आ जाएगा -17/2 प्लस y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3, 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 14, तो y क्या आ जाएगा 14 यहाँ पुट कर दो। 4 × x की वैल्यू क्या है -17/2 प्लस y की वैल्यू क्या है 14, 14 15 70, ये 2 2 जा हो जाएगा, कितना आ रहा है 36। नहीं है बात समझ में, अरे 70 में से 34 घटाओगे 36 ही आएगा, तो 36 आंसर है। क्लियर हुआ, कठिन है क्या। इसलिए लिखा है लेट f(x) बी द कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबल कल पढ़ा रहा था उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा ऊपर है, इसमें कई सारे लॉजिक, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का लॉजिक लग रहा है इसके साथ भी, लिमिट कंटिन्यूटी के साथ भी, मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के साथ भी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ध्यान समझना। इसने बोला लेट f(x) बी अ कंटिन्यूअसली एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0, सच दैट f(1) = 2, लिमिट t टेंड्स टू x दे रखा है और सारे फंक्शन दे रखे हैं। ध्यान रखना कभी इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने के पहले शॉर्टकट ये ट्राई कर लेना। जैसे इसमें वो IIT एडवांस पूरी कोशिश करता है कि बच्चा शॉर्टकट ना लगा पाए, लेकिन फिर भी ध्यान रखना जैसे तुम्हारी NIT एग्जाम कोई भी एग्जाम तो ट्राई कर लेना। इसने बोला f(1) की वैल्यू क्या है 2, तो सॉल्व करने के पहले f(1) मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखें 1, 2 दे दे आंसर होगा।
ट्राई कर लेना। हालांकि इसमें सारे आंसर में 2 आ रहा है, समझ में आ रहा है। x1 पुट करने में सारे में 2 आ रहा है। जैसे x की 1 रखोगे तो 31 - 9 क्या आएगा 22, और 22 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, यहाँ 2 आ रहा है। यहाँ करोगे यहाँ भी 2 आ रहा है, 9 3 12 22, 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ 22 यहाँ 22, सब में 2 आ रहा है। लेकिन एनआईटी में ट्राई कर लेना, कई बार ऑप्शन तेरे को एक ही आंसर मैच करेगा, टिक करके आगे बढ़ जाओगे। समझ में आ रहा है। फिलहाल समझो क्या रखा है, बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन को। लिमिट t टेंड्स टू x t⁻10, क्वेश्चन ध्यान समझना। Let f(x) be a continuous and differential function on the interval 0, infinity such that f(1) = 2 and limit t tends to x t⁻10 f(x) - x⁻10 ft t⁻9 - x⁻9 = 1 for each x greater than 0, then for all x greater than 0 f(x) is equals to the, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ध्यान रखना यहाँ पे बस एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है तुम्हें कि यहाँ t टेंड्स टू x है। इन जनरल हमारा माइंडसेट है x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 5, x टेंड्स टू 2, जिस पे चेक करना है कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी। यहाँ t टेंड्स टू x है, t टेंड्स टू x है, t x की तरफ जा रहा है, तो वेरी कौन हो रहा है t टेंड्स टू जा रहा है ना। हम बोल रहे हैं x टेंड्स टू 2, अभी तक हम बोल रहे थे लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये 2 क्या हो जाता था कांस्टेंट, ये 2 क्या हो जाता था कांस्टेंट, और x क्या होता था वेरिएबल। तो अगर LH रूल लगाते थे तो तुम जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो x के रिस्पेक्ट में करते थे, x वेरी हो रहा है। ध्यान रखना है, पूरा कंसेप्ट इस पे टिका है। अगर ये ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। कि हम बोलते थे लिमिट x टेंड्स टू 2, तो हमें पता है जिस ओर जा रहा है, जहाँ तक पहुँच रहा है, जहाँ तक अप्रोच है, राजवाड़ा कांस्टेंट है, वो वहाँ से हिल नहीं रहा है। तुम वेरी हो रहा है, तुम वेरिएबल हो, तुम वेरिएबल पॉइंट हो, तुम राजवाड़ा के लिए जा रहे हो, अपनी यहाँ से उठाया गाड़ी राजवाड़ा के लिए जा रहे हो, राजवाड़ा कांस्टेंट है, वो 1 इंच नहीं हिल रहा है, जहाँ वही है, तो राजवाड़ा क्या हो गया कांस्टेंट। और जो पार्टिकल मतलब तुम जो वेरी कर रहे हो उधर जा रहे हो, तुम वेरिएबल हो, तुम्हारी वैल्यू चेंज होती जा रही है, तुम्हारा स्थान चेंज होता जा रहा है। अभी तुम अपने एकेडमी के पास हो, फिर भवर कुआं पहुँचे, फिर राजवाड़ा पहुँचे, तो यहाँ जो x चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है, 2 तक पहुँच रहा है, 2 कांस्टेंट है। तो यहाँ देखना t जो है वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, t वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है x तक। x स्टेबल है, वो हिल नहीं रहा है, तो x यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। बाहरी चीज पूरे क्वेश्चन में खेल इसी का है। यहाँ वो कंसेप्ट यूज कर रहा है, बच्चे का दिमाग टेस्ट कर रहा है। बस ये पूरा फंडे पे ध्यान रखना है कि हमें यहाँ उठा के जैसे t टेंड्स टू x एक्सपोर्ट करा, तो ऐसे एक्सपोर्ट करा तो x⁻क्या आएगा 10, यहाँ t टेंड्स टू x x⁻ क्या जाएगा 10, f(x) x⁻10, यहाँ क्या जाएगा f(x) क्या गया 0, यहाँ x⁻9 क्या जाएगा 0, तो 0/0 वाला फॉर्म बन रहा है, ये 0 फॉर्म बन रहा है, मतलब LH रूल लगा सकते हैं। अब हम इसमें लगाते हैं LH रूल, बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, लिमिट t टेंड्स टू x, लिमिट t टेंड्स टू x है, और t टेंड्स टू t की पावर क्या है 10 f(x) है, माइनस ऑफ क्या है x⁻10 है, और क्या है ft है, डिवाइडेड बाय क्या है t⁻9 माइनस x⁻9 इक्वल्स टू क्या है 1। यही है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, यही है ना। अब हम LH रूल लगाते हैं, तो ध्यान रखें t टेंड्स टू x है, मतलब t क्या है वेरिएबल, x क्या है कांस्टेंट। लगाया इसमें लिमिट t टेंड्स टू x लगाया, तो यहाँ पे चूंकि t वेरिएबल है तो 10 t⁻ क्या जाएगा 9, f(x) कांस्टेंट है, पढ़े रहने दो, f(x) कांस्टेंट है, माइनस x⁻10 क्या है कांस्टेंट है, और f' क्या है t है। समझ में आ रहा है। यहाँ t कांस्टेंट है, t⁻ क्या जाएगा 8, और ये क्या है कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है t, यहाँ t वेरिएबल है, तो 9 × t⁻ क्या जाएगा 8, माइनस क्या जाएगा 0, और ये 1 तो पड़े रहने देना, इसको डिफ्रेंशिएट मत कर देना। ये f(x/g(x) इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सेपरेट, इसका अलग इसका अलग, और यहाँ n/t वाला रूल नहीं चलता है। समझ में आ रहा है, ऊपर अलग होगा नीचे अलग होगा, यहाँ तक समझ में आया। अब t टेंड्स टू x की वैल्यू पुट कर लो, तो 10 इक्वल्स टू क्या जाएगा x⁻ क्या जाएगा 9, यहाँ पे क्या है f(x) माइनस x⁻ क्या है 10 f'(x) इक्वल्स टू क्या जाएगा 9, x⁻ यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे ना, और इसको ट्रांसफर कर दिया, x⁻ क्या जाएगा 8। यहाँ तक समझ में आई बात। मैंने t की जगह क्या पुट कर दिया x, चाहे x⁻8 से सब कैंसिल कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू क्या जाएगा x f(x), क्लियर 10x f(x), और क्या जाएगा माइनस x⁻10, और यहाँ 10 है तो 8 हो जाएगा, अरे x⁻8 से कैंसिल कर दिया, तो x² क्या हो जाएगा f'(x) इक्वल्स टू क्या जाएगा 9। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आया समझ में? चलो अब यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ f(x) है, पुट f(x) इक्वल्स टू y, f(x) क्या पुट कर लो y, तो f'(x) की जगह क्या कर लो dy/dx, f'(x) y की जगह क्या कर लो dy/dx। ये क्वेश्चन एक बन गई, ये बन गई 10xy, 10xy बन गई 10xy माइनस x² dy/dx इक्वल्स टू 9।
तो दिख रहा है क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। इसको ले जाओ उधर तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस क्या जाएगा 10x वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -9। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट करना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा dx -10 बाय इंटू वाई बाय क्या जाएगा x -9 बाय क्या जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? पहले क्या निकालेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर इंटीग्रेशन ऑन -10 बाय x dx। क्लियर? तो क्या आ जाएगा e टू पावर log ऑफ, चाहे ऐसा लिख लो e टू पावर -10 log ऑफ x। क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट 1/x/10 लिख दूँ, ये तुम्हारा IF हो गया। अब सॉल्यूशन क्या होता है Q इंटू IF। तो Q ये तुम्हारा ये ऐसा होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू Q के फॉर्म में होता है। तो Q मतलब -9 बाय एक्स स्क्वायर। ये हो गया Q। पहले y इंटू IF, पहले क्या चलता है y इंटू IF कितना है 1/x/10। ध्यान समझते जाना। इंटीग्रेशन Q इंटू IF तो -9 बाय एक्स स्क्वायर इंटू IF क्या 1/x/10 इंटू dx। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? करना कुछ नहीं। इसके बाद ध्यान समझते जाना। y/x/10 हो गया यहाँ पे इक्वल्स टू, अब इसको इंटीग्रेट करा -9 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x/10 x/12 हो गया तो -x/12 हो गया dx। क्लियर? जब यहाँ करेंगे y/x/10 इक्वल्स टू -9, यहाँ हो जाएगा -11 बाय यहाँ हो जाएगा 11 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा -11 प्लस c कांस्टेंट का। इंटीग्रेशन में c भी तो आता है कांस्टेंट का। अब एक काम करो 10 को उधर भेज दो तो y इक्वल्स टू चल रहा है तो y इक्वल्स टू पहले तो माइनस निपटा दो यहाँ पे और यहाँ पे x/10 उधर भेज दो, इसको नीचे ले आओ। समझ में आ रहा है? तो 9 बाई एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। y/x/10 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 डिवाइड बाई x/, क्या 11 इंटू x/, क्या जाएगा 11 प्लस क्या जाएगा c। तो y इक्वल्स टू x/10 उधर भेज दो तो 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 9 डिवाइड बाई 11 x/, क्या जाएगा 10 प्लस c इंटू क्या जाएगा x/10। अरे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भेज क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x/10 है, x/11 से कैंसिल हो गया, क्या बचा x बचेगा x/10 है ना, यहाँ जाएगा 11 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा x और c इंटू x/, क्या जाएगा 10। ये इक्वेशन फर्स्ट दे के छोड़ दो, ये इक्वेशन फर्स्ट दे के छोड़ दो। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन फर्स्ट दे के छोड़ दिया। क्लियर हुआ? अभी हमें c की वैल्यू निकालना, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। तो दे रखा है कि f(1) इक्वल्स टू क्या बोल रहा है 2, तो f(y) बराबर क्या है fx ही है। तो देखा जाए तो बेसिकली ये fx इक्वल्स टू क्या है 9/11x प्लस c इंटू x/, क्या है 10। f(1) x की 1 पुट करो तो 9/11 प्लस क्या जाएगा c और इसकी वैल्यू क्या है 2 तो 9/11 प्लस क्या जाएगा c तो 2 - 9/11 इक्वल्स टू c। 11 2 जा 22, 22 - 9 13 तो c बराबर क्या है 13/11। c कितना आ रहा है 13/11। बस c की वैल्यू यहाँ रख दो 13/11। क्लियर? आंसर मैच कर लो। 9/11x प्लस 13/11 x/10 कौन सा आंसर आ रहा है? क्लियर हुआ? तो ये एडवांस का एक्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं कि बहुत क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ डिफरेंशियल क्वेश्चन पहुँचा दिया, लीनियर भी सॉल्व करा लिया, कहाँ से कहाँ घुमा फिरा के आंसर मैच किया। समझ में आ रहा है? ये बायस थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बायस थ्योरम का। ये पहला अलग टाइप का क्वेश्चन तुम करने जा रहे हो, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूरा कट कॉपी पेस्ट अभी आया था 2023 में। 2023 में एक वो क्वेश्चन आया था 93 वाला था ना, 74/93 वाला, वो ऐसी क्वेश्चन था। बहुत हद तक मैच कर रहा है क्वेश्चन। देखना पहली बार में 2000% गलती करोगे, बहुत सारे लोग गलती कर चुके होंगे। पूरे क्वेश्चन में गेम ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही दे रखा है और आदमी घूम रहा है, और है क्वेश्चन बहुत आसान लेकिन गलतियाँ होंगी। ध्यान समझना, क्वेश्चन ध्यान समझना। A student appears for a quiz consisting of only true false type question, मतलब इसमें true false क्वेश्चन है and answer all the question. The student known the answer of some question and guess the answer for the remaining question. इसने बोला द स्टूडेंट नोन द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन के आंसर उसको पता है। अब ये नहीं बताया क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन का पेपर है, 70 क्वेश्चन का पेपर है, 80 क्वेश्चन का पेपर, कुछ नहीं बताया। लेकिन उसने बोला कि जो स्टूडेंट है उसको कुछ क्वेश्चन के आंसर पता है, इसका मतलब ये हुआ कुछ क्वेश्चन के आंसर पता नहीं है। यहाँ से मतलब ये निकाला अपन ने, हमने मान लिया P क्वेश्चन के आंसर पता है, हमने मान लिया जो स्टूडेंट है उसको P क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी के लिए P यूज कर लिया। P क्वेश्चन के आंसर उसको पता है, तो जिन क्वेश्चन के आंसर नहीं पता उनकी संख्या क्या हो जाएगी 1 - P। नहीं, ये बात समझ में, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होगा।
प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होगा। तो हमने बताया कि पी क्वेश्चन के आंसर पता है, तो जिन क्वेश्चन के आंसर नहीं पता उनकी संख्या क्या हो जाएगी 1 माइनस पी। ये दिमाग बिठाते जाना। तो इसने बोला द स्टूडेंट नोन द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन एंड गेस द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। अब गेस द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन, इसका मतलब ये कि जो आंसर पी क्वेश्चन के आंसर पता है उनके आंसर कर रहा है। और गेस कितने क्वेश्चन के कर रहा है 1 माइनस पी। रिमेनिंग मतलब 1 माइनस पी, 1 माइनस पी को गेस कर रहा है। समझ में आ रहा है? 1 माइनस पी को गेस कर रहा है। The student known the answer for the some question and guess the answer for the remaining question. Whenever the student known the answer of a question, he gives the correct answer. उसने बोला जो उसको आंसर पता है वो करेक्ट ही है, मतलब जो उसको आंसर पता है वो करेक्ट ही निकल रहे हैं। तो करेक्ट ही निकलेंगे जब आंसर पता है तो करेक्ट ही निकल रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैंने नोन को के मान लिया प्रोबेबिलिटी में, अब यहाँ प्रोबेबिलिटी में मैंने के मान लिया कि उसको आंसर पता है, उसको जो आंसर पता है वो करेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है। कितने दे रखा है 1। तो ये पहले अपन पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते फिर बाद में बनाएंगे इसमें कि इसने बोला कि द स्टूडेंट नोन द आंसर फॉर सम क्वेश्चन एंड गेस द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। व्हेनेवर द स्टूडेंट नोन द आंसर फॉर अ क्वेश्चन ही गिव्स द करेक्ट आंसर। अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर अ क्वेश्चन गिवन दैट ही गेसेस द इट इज 1/2। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है, ध्यान समझते जाना। यहाँ बोला है द स्टूडेंट नोन द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन एंड गेस द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आ गया कि वो पी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, 1 माइनस पी क्वेश्चन का आंसर में गेस लगा रहा है। समझ में आ रहा है? आगे व्हेनेवर द स्टूडेंट नोन द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन ही गिव्स द करेक्ट आंसर। जो उसको आंसर पता है, पी क्वेश्चन का आंसर जो पता है वो उसके करेक्ट निकल रहे हैं। अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट giving the correct answer for the question given that he guessed it is 1/2। इसने बोला गिवन दैट ही गेस इज 1/2, मतलब जिस क्वेश्चन के आंसर वो करेक्ट निकल रहे हैं और गेस करने के बाद करेक्ट निकल रहे हैं। गेस करके क्या निकल रहे हैं? करेक्ट। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। गेस करके जो करेक्ट निकल रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेस करने के बाद जो इनकरेक्ट निकल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई। नहीं, ये बात समझ में? गेस करने के बाद जो करेक्ट निकल रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। तो गेस करने के बाद जो इनकरेक्ट निकल रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई। क्लियर हुआ? और उसको आंसर पता है और उसके करेक्ट आंसर निकल रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1। 100% 1 है। क्या उसको आंसर पता है और उसके आंसर करेक्ट निकल रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1। करेक्ट निकल रहे हैं 100% है। आगे आते हैं। ऑल्सो अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट। गेस कर रहा है, वो गेस कर रहा है और गेस करने के बाद करेक्ट है। गेस करने के बाद क्या है? करेक्ट है। किसी को गेस किया और क्या है? करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? गेस। वो गेस किया और गेस करने के बाद क्या है? करेक्ट। मतलब जो उसके करेक्ट निकल रहे हैं वो किसके निकल रहे हैं? गेस करने के कारण जो करेक्ट आंसर निकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस बोला है, समझना। ऑल्सो समझते हैं ना? ऑल्सो अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस। गेस की प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस, लेकिन वो जो गेस कर रहा है गिवन द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट इज इक्वल टू क्या रखा? 1/6। इसके अलावा कोई भी डेटा नहीं रखा है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर फॉर अ रैंडमली चूजन क्वेश्चन। रैंडमली कोई क्वेश्चन उठाया और उसको आंसर पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्लियर हुआ? तो ये प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन में आंसर छिपा है इसमें। तो देखो ध्यान से समझो, मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ इतने स्पेस में ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो ध्यान से, हमने मान लिया कि उसको पी क्वेश्चन का आंसर पता है, तो 1 माइनस पी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, और जो आंसर नहीं पता उसी में गेस करेगा वो, उसी में गेस करेगा जो आंसर पता नहीं है। और ये जो गेस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग, वो जो गेसिंग कर रहा है वो जो करेक्ट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है? 1/6। तो 1/6 दे रखा है ये। तो 1/6 दे रखा है, मतलब हम बोल रहे हैं कि गेस करके मतलब करेक्ट हो रहे हैं लेकिन गेसिंग के बाद करेक्ट हो रहे हैं। वो क्या है? 1/6 है। क्लियर हुआ? तो पूरा जो खेल है वो करेक्ट करने के लिए तो चल रहा है। करेक्ट का तो करेक्ट कैसे भी करे, लेकिन उसने बोला जो करेक्ट कर रहा है वो गेस करने के कारण करेक्ट कर रहा है। गेस करने के कारण करेक्ट कर रहा है। तो गेस कितने क्वेश्चन को गेस कर रहा है वो? 1 माइनस पी, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। समझ में आ रहा है? या तो 1 माइनस पी इंटू 1/2 हो गया, या तो उसको आंसर पता है जो पी इंटू क्या आ जाएगा? पी इंटू 1। उनको जो आंसर पता है उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। बस LHS RHS जाओ सॉल्व कर लो। समझ में आ रहा है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो तो पी की वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद आएगी 5/7 आएगी। क्लियर हुआ रे भैया? ये एक स्टेप है, दूसरे स्टेप में आंसर आ गया। क्लियर हुआ? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व भी कर देता हूँ ताकि तुम्हें मालूम हो कि आंसर भी मैच कर रहा है। इसको हम उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस पी
यहाँ खोल देते हैं तो 1/2 माइनस पी बाई टू हो गया। और इसको खोला 1 माइनस पी बाई टू प्लस क्या हो जाएगा पी हो गया। इक्वल्स टू ये इधर गया और 6 टाइम्स इधर गया तो 6 टाइम जाएगा 2 3 से हो जाएगा तो 3 माइनस 3 पी हो गया। नहीं ये बात समझ में 1/2 माइनस पी बाई टू यही खोल दिया 1/2 माइनस पी बाई टू प्लस क्या होगा पी तो 1/2 माइनस पी बाई टू प्लस क्या हो जाएगा पी। ये इधर गया क्रॉस में 6 इधर गया तो 2 3 जा 6 और 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 पी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ कुछ नहीं करना पी माइनस पी बाई टू तो 1/2 पी माइनस पी बाई टू क्या हो जाएगा पी बाई टू आ जाएगा इक्वल्स टू 3 माइनस 3 पी आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब 3 पे को इधर ले लो तो पी बाई टू प्लस क्या आ जाएगा 3 पी आ जाएगा और 3 माइनस क्या आ जाएगा 1/2 तो यहाँ 3 2 जा क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 7 पी बाई टू 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पी क्या आ जाएगा 5/7 आ गया 5/7 ये 5/7। ये तुम्हारा पीएनसी का क्वेश्चन है और पीएनसी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने मतलब बुक्स वगैरह में तो देखा नहीं, थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बुक्स में गिवन भी नहीं है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुम्हें बहुत सारे पैटर्न इस टाइप क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा, सिर्फ सिंगल लाइन में सॉल्व कर दूंगा। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल लाइन में सॉल्व होगा, समझो। A group of 9 students S1, S2, S3, that is S9 is to be divided into from 3 groups, 3 team X, Y and Z। इसने बोला group of 9 students S1, S2, S3, S9 is to be divided to form 3 groups X, Y, Z। 3 ग्रुप बना रहे हैं, पता 9 में से 9 स्टूडेंट में से 3 ग्रुप बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक ग्रुप क्या है X, दूसरा क्या है Y और तीसरा क्या है Z। प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी में मैं बार बार समझा रहा हूँ, डायग्राम बना के करोगे बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया और ये डिवाइड वाले क्वेश्चन जो ग्रुप में डिवाइड होते हैं उनकी शॉर्टकट तरीका सब बता रखा है मैंने, बस वही मैं यूज़ करूँगा। तो ऑफ साइज इसने बोला कि a group of 9 students S1, S2, S3, S9 is to be divided to form 3 groups X, Y and Z of size 2, 3 and 4। मतलब इसमें 2 स्टूडेंट है, इसमें कितने 3 और इसमें क्या 4 3 7 दोनों हो गए। ये 9 का डिवीजन है कि X में दो कैंडिडेट हैं, Y में 3 कैंडिडेट है, Z में 4 कैंडिडेट हैं। 4 3 7 दोनों ये 9 हो गए। यहाँ क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। सपोज दैट S1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टीम X। टीम X में S1 नहीं आएगा, S1 को मैंने क्रॉस कर दिया, S1 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? टीम X में S1 नहीं आएगा, S2 अलाउड नहीं है। टीम इसने बोला एंड S2 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द टीम Y। टीम Y में S2 नहीं आएगा, ठीक है। S2 कैन नॉट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टीम Y। देन द नंबर ऑफ वे टू फॉर्म द सच टीम। कितने टाइप से टीम बना सकते हैं समझना है। पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। टोटल नंबर कॉम्बिनेशन में वो माइनस कर देंगे जो आ चुके हैं और नहीं आना चाहिए, फिर टोटल बना लेंगे। टोटल बनाओगे, टोटल 9 कैंडिडेट है तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। डिवाइड बाय रिपीटेशन, फिर रिपीटेशन 2 3 और 4 तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 माइनस हो माइनस। अब इसमें टोटल में तो ये भी कवर हो गए। टोटल में तो S1 के मतलब X के अंदर S1 भी चला गया और Y के अंदर S2 भी चला गया। टोटल में तो सारे आ गए, वो माइनस करने पड़ेंगे। माइनस करना पड़ेगा मतलब n ऑफ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट S1 यूनियन क्या कर दिया S2। अरे यूनियन मतलब दोनों का यूनियन हो गया कि S1 S2 में चला गया, S2 S1 में चला गया। समझ में आ रहा है? वो माइनस कर दिया। क्यों माइनस करा समझ में आ रहा है? टोटल में सारे कवर हो गए, जबकि उसने स्ट्रिक्टली बोला है कि S1 नहीं जाएगा X में, S2 नहीं जाएगा Y में। तो जो जाएगा क्लब कर दिया, इसको माइनस कर दिया यूनियन को। अब हमें उसका फार्मूला भी पता है, यहाँ तक समझ में आ गया? हमें उसका फार्मूला भी पता है, यूनियन बी का फार्मूला पता है कि नहीं पता है? यहाँ तो लिखा फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल क्या है 4 माइनस उसका फार्मूला क्या जाएगा Na। तो NS1 प्लस NS2 माइनस NS1 इंटरसेक्शन क्या जाएगा S2। क्लियर हुआ? अब मैं जो बनाया था 9 कैंडिडेट बनाया था, यहाँ बना लेता हूँ तुम्हारे समझने के लिए। इसमें कितने थे 2 है, पहले X Y Z, यहाँ पे X हुआ, यहाँ पे क्या है Y, यहाँ पे क्या है Z। इसमें 2 है, फिर क्या है 3 और क्या 4। इसमें S1 नहीं आना है, इसमें S2 नहीं आना है। समझ में आ रहा है? ये है। अब इसकी जरूरत पड़ेगी तो देखो यहाँ देखो फैक्टोरियल 9 बाय हो गया, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 हो गया माइनस S1 X में नहीं जाएगा, S1 X में नहीं जाएगा। इसमें कितनी S1 X में नहीं जाएगा तो मैंने ध्यान रखना है S1 X में नहीं जाएगा, लेकिन टोटल में आ चुका है। आ चुका तो माइनस करना है उसको। तो देखो इसमें माइनस करना है तो एक कैंडिडेट कम हो जाएगा,
भाई टोटल कैंडिडेट क्या है 9 है, 9 है ना। एक जो S1 में चला गया, जो चला गया उसी को तो माइनस कर रहे हैं। 9 में से एक कम हो गया तो क्या हो गया 8, फैक्टर 8 हो गया। डिवाइड बाय यहाँ कितना बचा 1 कैंडिडेट, समझ में आ रहा है। यहाँ कितने हैं 3, यहाँ कितने 4 प्लस S2 में जो x था, समझ में आ रहा है। S2 x था उसी को तो हम माइनस कर रहे हैं, वो भी नहीं जाएगा। एक माइनस कर लिया तो क्या होगा फैक्टोरियल 8। इसमें कितने बच्चे 2, इसमें कितना है 3, समझ में आ रहा है। 2 हो गया ना, 2 S2 कम कर लिया ना। हम वो चीज़ कम कर रहे हैं जो चीज़ चली गई, टोटल में से चली गई, समझ में आया। जाने के बाद 3 हो गए, हट गया तो 2 हो गए। और यहाँ क्या फैक्टोरियल 4 माइनस S1 इंटरसेक्शन S2, इसमें भी चला गया S1, इसमें भी S2 में चला गया, तो 2 कम करने पड़ेंगे, चला गया। 9 में 2 कम कर लो, कितने हो गए फैक्टोरियल 7। तो इसमें से फैक्टोरियल 7 क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। क्लियर हो गया। इसमें एक कम हुआ तो 1 हो गया, इसमें कम हुआ तो 2 हो गया, इसमें तो 4 ही है। और टोटल 2 कम हो गए तो 9 में से 2 है 7, इसमें 9 में से 1 गए तो कितना हो गया 8, और इसमें से 9 में 1 गए तो कितना हो गया 8, इसमें कम किया तो 1, इस वाले में कम किया तो 2, समझ में आया 4। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेट करके माइनस कर लेना, इसका आंसर आएगा 665। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, कर लेना। समझ में आ गया। ध्यान समझना क्वेश्चन को। इसमें बोला लेट पाई बाय 2 लेस देन x लेस देन पाई बी द सच दैट cot x इक्वल टू माइनस पाई बाय रूट 11 देन sin 11x बाय 2 sin 6x माइनस cos 6x प्लस cos 11x बाय 2 sin 6x प्लस cos 6x। इसकी वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से समझते जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ध्यान समझते जाना। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल है। ये पहले रखा है cot माइनस 5 बाय 11, तो साइन की जरूरत हमें पड़ेगी, बाद में निकालेंगे, पहले अपने इसको ओपन करते हैं। और अगर ध्यान समझो इसको, साइन ए इंटू साइन बी, समझ में आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, इसके साथ मल्टीप्लाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, समझ में आ रहा है। कॉस ए माइनस, इसको ओपन करोगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा बने, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ले लिया, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या आ जाएगा साइन ए माइनस बी हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। मतलब इस पूरे की वैल्यू ये आ गई है, समझो। ये 6 2 क्या आ जाएगा 12 माइनस 11 क्या आ जाएगा x, तो क्या आ जाएगा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। इसको मैंने अल्फा मान लिया अपनी सुविधा के लिए, इसकी तो वैल्यू निकालना है अपने को। ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो cos x बाय 2 का प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहीं कर देता हूँ, होल स्क्वायर कर दिया और अल्फा स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन x इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। बोलने की जरूरत ना पड़े, समझ में आ गया। अब साइन एक्स की वैल्यू जरूरत पड़ेगी साइन एक्स की, तो ये दे रखा है cot x दे रखा है, cot x क्या दे रखा है यहाँ पे, cot x क्या दे रखा है माइनस 5 बाय रूट 11। तो tan थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है, तो बेस अपन क्या हो गया परपेंडिकुलर, बेस अपन क्या जाएगा परपेंडिकुलर, ये निकालना है अपने को। इसका स्क्वायर 11 25 36 कितना हो गया 6, समझ में आ रहा है। मुझे साइन थीटा चाहिए, यहाँ पे साइन एक्स चाहिए ना साइन थीटा, तो क्या होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्स, तो परपेंडिकुलर क्या है रूट 11, हाइपोटेन्स क्या है 6, तो रूट 11 बाय 6 हो गया। तो ये अल्फा स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस रूट 11 बाय 6 हो गया। चाहे तो एलसीएम ले लो, अब तो एडजस्टमेंट ही है, 6 प्लस रूट 11 बाय क्या हो जाएगा 6। 4 ऑप्शन इस समय आंसर है क्या नहीं है, तो और सॉल्व करते हैं। मैंने क्या करा 2 का मल्टीप्लाई करा, तो 6 2 क्या आ जाएगा 12 प्लस 2 रूट 11 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा, 2 का नीचे मल्टीप्लाई करा, 6 2 क्या हो जाएगा 12। क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखो समझो, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ये रूट 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे क्या है 12, रूट 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, मैं बोल रहा हूँ रूट 11 प्लस 1, रूट 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 11 प्लस 1 क्या है 12 प्लस 2ab आ गया ये 12 नीचे। अब होल स्क्वायर हटाओगे अल्फा, तो अल्फा निकालोगे तो होल स्क्वायर हटेगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा 11 प्लस आ जाएगा रूट 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 12 है 4 2 रूट 3। क्लियर,
प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम प्लस इसलिए लेंगे कि जरा देखो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रखा है ये पाई बाय 2 लेस देन एक्स लेस देन क्या है पाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस में आएगा, पर नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्या, नहीं लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये फाइनल आंसर है, मैच कर रहा है। रूट 11 + 1/2√3 क्या है, बी आंसर। क्लियर, समझ में आया कैसे क्या करोगे? कठिन था क्या? लग रहा है एडवांस कठिन होता है क्या? तो एनआईटी कठिन होगा क्या? होगा क्या? ये कठिन दिख रहा है। क्वेश्चन का डिजाइनिंग देख के कभी घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन ज़्यादा डिजाइनिंग में डिफिकल्ट दिखते हैं वो उतने ही आसान होते हैं, सिर्फ समझना। इसलिए मैंने बोला टफ क्वेश्चन देख के तुम्हें इग्नोर नहीं करना, उसके हिस्से टाइम देना, समझ में आया करो, नहीं छोड़ो आगे बढ़ो। ये एडवांस तुम्हारे बहुत सारे भ्रम को तोड़ने के लिए करा रहा हूँ क्वेश्चन में, ध्यान समझना। S = A + B√2 A, B बिलोंग्स टू Z है, T1 दे रखा है -1 + √2 n बिलोंग्स टू n है, सारे नेचुरल नंबर है, एंड T2 है 1 + √2 n बिलोंग्स टू n है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपसे नहीं कर दूंगा, शॉर्टकट से समझते हैं ध्यान से। देखो A + B√2 इसने बोला A, B बिलोंग्स टू Z, Z मतलब इंटीजर होता है, समझ में आ रहा है, ध्यान रखना। यहाँ बोला कि A + B√2 A, B बिलोंग्स टू Z मतलब A, B सारे इंटीजर है। T1 दे रखा -1 + √2 है, और T2 दे रखा 1 + √2 है। विद द फॉलोइंग ए, पहला दे रखा Z यूनियन T1 यूनियन T2 और सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ S, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, समझ में आ रहा है। देखो समझो, पहले हम T1 वगैरह थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। T1 पहले T1 निकालते हैं, तो T1 ऑलरेडी जो गिवन है -1 + √2 -1 + √2 टू पावर क्या है n, और T2 क्या है तुम्हारा 1 + √2 की पावर क्या है n। क्लियर, अब T1 के थोड़ा सेट बना लेते हैं। अगर n1 है तो 1 + √2 है, ये समझ में आ रहा है। अगर स्क्वायर कर दूं, इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं तो A² + B², 2 + 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, -2AB मतलब क्या आ जाएगा 2√2, डेट समथिंग आएगा ये। अरे स्क्वायर n बिलोंग्स टू n बोला ना, पुट n = 1 2 3 4 चलता जाएगा सेट में। T2 सॉल्व करने तरीका समझा रहा हूँ। T2 अब इसको करोगे तो क्या आ गया 1 + √2, n1 करोगे तो 1 + √2 लेगा, 2 पुट करोगे तो A² + B² + 2 तो 3 प्लस क्या आ जाएगा 2√2, ये भी समथिंग चलेगा। अब आते हैं पहले ऑप्शन में, इसमें बोला Z मतलब यहाँ का है तुम्हारा इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रहा है। Z यूनियन Z मतलब सारे इंटीजर, यूनियन T1 यूनियन T2 प्रॉपर सबसेट ऑफ S बोल रहा है वो सारे एलिमेंट का सबसेट है, S बोल रहा है वो सारे एलिमेंट का सबसेट है जो A + B√2 के फॉर्म में हो, A + B√2 के फॉर्म में हो, वो सारे एलिमेंट का सेट है। S वो सेट है जो A + B√2 के फॉर्म में हो, जबकि A इंटीजर होना चाहिए, B भी क्या होना चाहिए इंटीजर, समझ में आ रहा है। A भी इंटीजर होना चाहिए और B भी क्या होना चाहिए इंटीजर, ये A और B भी क्या होना चाहिए इंटीजर। √2 तो पहले सीधे रखा है, सिर्फ A और B पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि A और B इंटीजर है तो इसके अंदर होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू क्या है 1, A की वैल्यू क्या है 3, B की वैल्यू क्या है 2, 1 2 3 इंटीजर होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ B की वैल्यू क्या है -2 इंटीजर होता है कि नहीं होता, 3 इंटीजर होता है कि नहीं होता है। तो मतलब इसको इसने बोला Z यूनियन T1 यूनियन T2 अगर इन सबका यूनियन कर दें तो S के अंदर सारे समा जाएंगे, मतलब ये आंसर करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में आते हैं। सेकंड ऑप्शन आज नंबर T1 इंटरसेक्शन 0, 1/2024 = 5 वेयर 5 डिनोट्स द एम्प्टी सेट। तो इसने बोला अगर T1 का है मतलब T1 ये रहा, इसका इंटरसेक्शन लेंगे 0 से 1/2024 के बीच में, तो बोला 5 आना चाहिए। भाई हमारा T1 ये है, हमारा T1 ये है। अब इस ये T1 है, अगर इसको T1 देखा कैलकुलेट करें, T1 को सेपरेटली मैं T1 को कैलकुलेट करूं तो ये -1 + √2 है, मतलब √2 - 1 है, पावर 1 है, ध्यान से समझना। √2 मतलब क्या था 1.414 -1 टू पावर है, समझ में आ रहा है। तो T1 हो गया 0.414 की पावर क्या है n, समझ में आ रहा है। अब पता है जितनी हाईएस्ट पावर लोगे फ्रैक्शन में, जितनी हाईएस्ट पावर लोगे उतना छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, 0.4 से छोटा होगा 0.2 0.1 फिर 0.00 चलता जाएगा, जाता जाएगा। तो 0 से लेके 2024 के बीच में इसकी वैल्यू तो आएगी। अब ये 0.4 है, फिर और छोटा होगा तो लास्ट में कहाँ चले जाएगा 0, और इसकी हाईएस्ट पावर लोगे तो क्या चलेगा 0 चला जाएगा। और अगर इसकी पावर 1 2 3 लोगे तो 0 इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो T1 इनके बीच में आएगा और इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन ये बोल रहा है इनके बीच में इंटरसेक्शन नहीं होगा, जबकि हमें पता है कि 0.414 0 और 1/2024 के बीच में लाई करता है। इसका होल स्क्वायर करोगे 0.4 ही ले लो, 0.4 का स्क्वायर क्या आएगा 0.16 भी 0 और 1/2024 के बीच में लाई करता है, दो तो यही निकाल लिया अपन ने। अब एक एलिमेंट में मौजूद है तो 5 होगा क्या, नहीं होगा, तो ये 5 बोल रहा है, मतलब ये क्या है रॉन्ग है, गलत है, समझ में आ रहा है। T2 इंटरसेक्शन
T2 इंटरसेक्शन 2024 कॉमा इन्फिनिटी। अब T2 देखते हैं। T2 जो दे रखा है T2 दे रखा है ये 1 + √2। अब T2 दे रखा है तुम्हारा 1 + √2 टू द पावर n। अब ये T2 जो दे रखा है 1 प्लस मतलब क्या हो जाएगा 1.414 2.414 की पावर n। हमें पता है 2.414 जितनी हाईएस्ट पावर करेंगे बढ़ता जाएगा और कहाँ तक चले जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 20 जब बढ़ता जाएगा 2 की पावर 10 ही 1024 हो जाता है। 11-12 में तो उसको क्रॉस कर लेगा ये और कहाँ तक चले जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये इन दोनों के बीच में तो कॉमन 100% आएगा। समझ में आ रहा है? कॉमन आएगा मतलब नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो नॉट इक्वल टू 5 दे रखा है, ये भी करेक्ट है। समझ में आ गया? मल्टीपल करेक्ट आंसर है। अब आते हैं डी आंसर में। जुड़ पढ़ांग दे रखा, खतरनाक दिख रहा है, सबसे आसान है वो। देखो फॉर एनी गिवन a, b बिलोंग्स टू z। इसने बोला a, b z के अंदर लाई करेगा cos पाई ऑफ a + b√2 प्लस i sin पाई ऑफ a + b√2 बिलोंग्स टू z इफ b = 0। जबकि b क्या बोल रहा है 0। और b 0 तो पहले इसको निपटा दो, b 0 हो गया तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। जबकि a और b क्या बोल रहा है इंटीजर है। a क्या है इंटीजर, b क्या है इंटीजर। इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीजर मल्टीपल पाई है, साइन n पाई है। a इंटीजर है 1 2 3 4 5 -1 2 3 5 कुछ भी ले सकते हो। साइन n पाई क्या होता है 0। इंटीजर मल्टीपल पाई क्या जाएगा 0। ये तो 0 में चला गया पूरा। cos n पाई -+1 एक आएगा -1 दूसरा आएगा +1। -1 भी इंटीजर +1 भी इंटीजर। भाई बोल रहा बिलोंग्स टू z, इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए तो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो ये आंसर भी सही है। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन मैंने लॉजिक से सॉल्व कर दिया। कोई मैंने पेन चलाया ना कुछ करा, सिर्फ लॉजिक से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। देखो अभी ये भी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। लेट r स्क्वायर डिनोट द r क्रॉस r। लेट s = a, b, c वेयर a, b, c बिलोंग्स टू r। ये तुम्हारा पेरिस्ट्रिक लाइन और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना। अभी कुछ दिन पहले पेरिस्ट्रिक लाइन चल रहा था तुम्हारा, उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। ax² + 2bxy + cy² > 0 फॉर ऑल। और ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। पेरिस्ट्रिक लाइन के थोड़े बहुत फंडे यूज हुए, लेकिन मेनली जो फंडे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं और मैट्रिक्स के हैं। मतलब इसमें 3 चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही है। मैट्रिक्स, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फंडा यूज़ हो रहा है, क्वाड्रेटिक का यूज़ हो रहा है और पेरिस्ट्रिक लाइन का फंडा यूज़ हो रहा है। इसलिए LOD 4 के अंदर ये काउंट होता है। तो इसने बोला a, b, c such that a, b, c belongs to r, ax² 2bxy + cy² > 0 for all x, y belongs to r²। और then which of the following is true। समझो, ध्यान समझना। जो दिया हुआ फंक्शन हमारा fx है, fx दिया हुआ फंक्शन है हमारा ax² + 2hxy प्लस क्या है by²। ये दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है ax² + 2bxy है। ax² प्लस क्या है 2bxy प्लस क्या है cy² ग्रेटर देन क्या है 0, ग्रेटर देन 0 है। इसको fx मान लिया, मतलब देखा जाए तो ये बोल रहा है fx ग्रेटर देन 0 है। क्वाड्रेटिक फंडा बता रखा मैंने। जब भी fs ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। समझ में आ गया? तो यहाँ तो है a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया b² मतलब 4b² -4ac लेस देन 0 हो गया। 4 चला गया तो b² - ac लेस देन 0 और b² लेस देन क्या हो जाएगा ac। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? बहुत टेक्निकल सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से समझना। बहुत सारे फंडे क्लियर होंगे, क्वाड्रेटिक में हेल्प मिलेगी। b² लेस देन ac मतलब b² छोटा है ac से, b² छोटा है ac से। तो यहाँ पे इसने बोला, सब ध्यान समझते ना, b² लेस देन ac है, b² लेस देन ac है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। b² है तो पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा होगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 लेस देन b² लेस देन ac लिख सकते हैं। 0 लेस देन b² लेस देन ac। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन बन दे के छोड़ दिया। क्लियर? ध्यान समझते जाना। अब यहाँ हमारे पास हो गया कि 0 लेस देन b² लेस देन ac। अब जो बोला वो करते जाते हैं। अब ऑप्शन में आ जाते हैं। ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन बोला कि 2, 7/2, 6 बिलोंग्स टू s, जबकि s ये बोला a, b, c बिलोंग्स टू r। देखते हैं अब अगर ये b² लेस देन ac को ये सेटिस्फाइड करता तो ये आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये a है तुम्हारा, ये बोला ना a b c, ये तुम्हारा क्या a है, ये क्या है b, ये क्या है c। तो b² मतलब 7/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49/4 लेस देन ac। a मतलब क्या है 2 और c मतलब क्या है 6। समझ में आ रहा है? 6 × 12। अब देखो अगर ये 48 होता, ये 48 होता तो 12 आता है यहाँ पे।
अब 49 तो 12 से ज़्यादा आएगा, 12 से ज़्यादा आ रहा है, और ये 12 ही आ रहा है, ये छोटा होगा क्या? तो ये आंसर पहली फुर्सत में गलत है, पहले गलत है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। सेकंड वाला इसने बोला कि 3, b, 1/12 लेस देन 1/2, तो b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर हो गया, लेस देन क्या बोला, ए बी मतलब AC 3 इंटू क्या हो जाएगा 1/12, 3 4 12 हो जाएगा, तो b स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर हुआ? b स्क्वायर लेस देन 1/4। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, मॉड भी निकाल लो, तो मॉड भी लेस देन क्या हो जाएगा 1/2। 2 को इधर ले जाओ तो 2 को इधर ले जाएगा, तो 2b मॉड लेस देन क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये अपन ने अप्लाई करा तो 2b मॉड लेस देन क्या हो जाएगा 1। सेटिस्फाइड कर रहा है इसको? बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। थर्ड में आते हैं। फॉर एनी गिवन a, b, c belongs to S, the system of linear equation ax plus by equals to 1 bx plus cy equals to -1 has unique solution। हमें पता है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए डेल जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट होता है, इसका कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट क्या है a b और b c, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो तो क्या आ जाएगा AC माइनस b स्क्वायर। अब ध्यान समझना, अगर b स्क्वायर छोटा है किससे, AC से, बराबर नहीं है, b स्क्वायर छोटा है किससे, AC से, तो ये छोटा है AC से, तो अगर बराबर होता तो 0 हो जाता। जब b स्क्वायर छोटा है AC से, बराबर नहीं है, तो 0 आएगा क्या? कभी 0 एक ही इसमें आते हैं जब दो बराबर क्वांटिटी आपस में क्या होती है माइनस, तो ये कभी 0 होगा क्या? क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0। डेल नॉट इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन ये भी सही है। क्लियर हो रहा है? फंडा पता है कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है? लास्ट वाला, फॉर एनी a, b, c बिलोंग्स टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a + 1 ऑफ x by इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन दे रखा है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। इसमें भी सेम फंडा लगेगा, डेल नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या आ जाएगा a + 1 ऑफ x कॉमा क्या b, और b यहाँ पे क्या जाएगा c + 1, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देख लेते करके, या मल्टीप्लाई करा तो a + 1 इंटू क्या जाएगा c + 1 माइनस b स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो AC हो जाएगा प्लस a + c + 1 माइनस b स्क्वायर। तो एक काम करो, a + c + 1 को एक तरफ ले लिया और क्या करा है AC माइनस b स्क्वायर को एक तरफ ले लिया। ए हमने देखा एक का साइन हमारा क्या आ रहा था शुरू में, पॉजिटिव आ रहा था, एक का साइन पॉजिटिव आ रहा था, और हमें ये भी पता है कि हमारा b स्क्वायर जो है वो लेस देन AC है, और b स्क्वायर हमें पता है b स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। a पहले ही पॉजिटिव है, a पहले ही पॉजिटिव है, c नेगेटिव हो सकता है क्या? अगर c नेगेटिव होगा तो ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा ये तो c बाय डिफॉल्ट क्या है, c बाय डिफॉल्ट क्या है? क्लियर हुआ? तो हमारा a पॉजिटिव था, b भी पॉजिटिव है और c भी क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ देखो a भी पॉजिटिव c भी पॉजिटिव, 1 तो पहले ही पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी AC माइनस b स्क्वायर। तो AC पहले ही बड़ा है, b स्क्वायर छोटा है तो AC बड़ा है, बड़े में छोटे माइनस होगा, तो यहाँ भी क्या आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू 0 होगी क्या? नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगी 0, ये भी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगी 0, मतलब क्या आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो मतलब A इनकरेक्ट है, बाकी सारे क्या हैं करेक्ट है। समझ में आ रहा है? ये भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। लेट द स्ट्रेट, अब ये सर्कल और पैराबोला का कॉम्बो बनाया, इस तरह के क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा रहती है पूछे जाने की, ताकि एक साथ और मल्टीपल कंसेप्ट उसने क्लियर करवा लिया इसमें। लेट द स्ट्रेट लाइन y = 2x टचेस द सर्कल विद सेंटर 0, अल्फा। वहाँ से मालूम पड़ गया कि अगर सेंटर 0, अल्फा है तो सेंटर y पे है, अल्फा ग्रेटर देन 0 है, एंड द रेडियस r एट द पॉइंट A1। इसने बोला लेट द स्ट्रेट लाइन y = 2x टचेस द सर्कल, मतलब वो लाइन y = 2x टेंजेंट है और सर्कल को A1 पे टच कर रही है। समझ में आ रहा है? जिसका सेंटर 0, अल्फा है। लेट B1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट द लाइन सेगमेंट A1, B1 इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। A1, B1 सर्कल की डायमीटर है, सेंटर से पास थ्रू रही है। लेट अल्फा + r = 5√5। देन लिस्ट 1 लिस्ट 2 में बताना है कि क्या करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है। देखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के बिना चीज़ें क्लियर नहीं होगी, कोऑर्डिनेट का पूरा खेल ही डायग्राम का है, ध्यान से समझो। इसने बोला लेट द स्ट्रेट लाइन y = 2x टचेस द सर्कल। अब सर्कल के यहाँ देख रहे हैं हम, सेंटर जो है वो 0, अल्फा है, तो ये तो तय है कि सर्कल सेंटर y एक्सिस पे है, तो हमने x और y एक्सिस बनाया और सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे है, y पे 0 होता है, 0, अल्फा, और ये 0, 0 हो गया है ओरिजिन, और हमें पता है लाइन y = 2x अलाइन विच पास टू द
अलाइन विच पास टू द ओरिजिन। तो ध्यान से समझो, पहले ऐसा समझो, हमने पहले लाइन y इक्वल टू mx बना लिया, जो y इक्वल टू 2x लाइन हो गई, y इक्वल टू 2x, अलाइन विच पास थ्रू द ओरिजिन। क्लियर हुआ? अभी जो सर्कल इसका सेंटर जो है, वो सेंटर जो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, इस लाइन को टच कर रहा है यहाँ पे, और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट क्या है? A1। ये पॉइंट क्या है? A1। ये पॉइंट A1 है, जिस लाइन पे टच कर रहा है पॉइंट क्या है? A1। ध्यान समझना, ये पॉइंट A1 को लाइन y इक्वल टू 2x ले लिया, सेंटर यहाँ सर्कल का 0 अल्फा ले लिया। समझ में आ रहा है? सर्कल का सेंटर 0 अल्फा है, मतलब सेंटर कहाँ पे है? y एक्सिस पे है, और ये y इक्वल टू 2x लाइन जो है सर्कल को टच कर रहा है। इस प्रकार टच कर रहा है कि A1 जो B1 है, A1 B1 सर्कल का डायमीटर है। A1 B1 सर्कल का क्या है? डायमीटर। मतलब ये टेंजेंट है, ये y इक्वल टू टेंजेंट है जो सर्कल को A1 पे टच कर रही है, और A1 B1 डायमीटर है, तो सेंटर से जाएगी लाइन। तो A1 पहला एंड हो गया डायमीटर का, B1 दूसरा एंड हो गया, जैसा कि इसने बोला क्वेश्चन में। लेट B1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल, B1 पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सर्कल को सेटिस्फाइड भी करेगा, सच दैट द लाइन सेगमेंट A1 B1 इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, लेट अल्फा प्लस r इक्वल्स टू 5√5। ये सबसे इंफॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अल्फा प्लस r जो है वो क्या दे रखा है? 5 प्लस √5। 5 प्लस क्या दे रखा है? √5 दे रखा है। तो बाकी चार ऑप्शन बताना कैसे क्या होगा। पहले हम सर्कल फाइंड आउट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। हमने देखा ये जो सर्कल है इस लाइन को टच कर रहा है। अगर इस सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है तो लाइन क्या हो जाएगी? टेंजेंट, और टेंजेंट होगी तो टेंजेंट का कंडीशन क्या होगा? सेटिस्फाइड, और वो क्या होता है? P इक्वल्स टू R। तो ये टेंजेंट की कंडीशन क्या आ जाएगी? P इक्वल्स टू R। तो ध्यान रखना, कोई भी लाइन अगर किसी सर्कल को टच कर रही है तो कंडीशन क्या होती है? P इक्वल्स टू R। तो हमें पता है ये लाइन टेंजेंट है सर्कल की, और वाकई ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है, तो टेंजेंट का कंडीशन होना चाहिए सेटिस्फाइड। वो क्या होता है? P इक्वल्स टू R। तो हम लगाते हैं P इक्वल्स टू R। P इक्वल्स टू R लगाया। P इक्वल्स टू R मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या है? 0 अल्फा, और y माइनस 2x पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो y इक्वल्स टू 2x लाइन को मैंने 2x माइनस y इक्वल्स टू 0 ले सकता हूँ मैं, और 0 अल्फा से क्या डाला? परपेंडिकुलर। तो x 0 हो गया, अल्फा, क्योंकि लेंथ नेगेटिव होती नहीं कभी भी, डिवाइड बाय क्या जाएगा? √5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? r। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा √5r। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया। आंसर आ गया। अब सारा ऑप्शन मैच कर सकते हो, बताइए स्टेप और मैं सॉल्व कर देता हूँ। अल्फा इक्वल्स टू √5r आ गया। ये क्वेश्चन 1 में अल्फा की वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू √5r है, तो यहाँ क्या जाएगा? √5r प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस r है ना, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था यहाँ पे अल्फा प्लस क्या था? r। ये दिया ना अल्फा प्लस r, अल्फा प्लस r क्या है? 5√5 अल्फा प्लस r। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? √5r प्लस r इक्वल्स टू क्या है? 5 प्लस √5। क्लियर? यहाँ से r बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस √5 इक्वल्स टू क्या जाएगा? 5। √5 बाहर निकाल लो तो क्या जाएगा? 1 प्लस √5। ये कैंसिल आउट हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई? √5। r √5 हो गया, r यहाँ रख दो √5, तो अल्फा क्या जाएगा? 5। तो अल्फा तुम्हारा आ गया 5, और r आ गया √5। अब अल्फा आ गया, r आ गया, मतलब सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो सर्कल तो बना ही लोगे। सर्कल क्या है? x माइनस 0 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? 5, y माइनस 5 का क्या जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर √5 का स्क्वायर। क्लियर? ये तुम्हारा सर्कल हो गया। उसने जो पूछा बताते जाते हैं। पहला उसने बोला अल्फा, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 5, और इसने बोला आर की वैल्यू क्या आ गई? √5। क्लियर हुआ? अब उसने पूछा ये कि A1, अब A1 हमें पता है लाइन y इक्वल टू 2x, लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉइंट A1 जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव होंगे x और y, और इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड। तो पहली बात तो ये आंसर 1 नहीं हो सकता इसका, और आंसर 3 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझ में आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, जब 1 नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, तो फिफ्थ ही होगा। फिर भी करके देखते हैं, अगर वाकई इस लाइन पे, इस लाइन को क्या करेगा? तो 2,4 है, 2,4 है, 2,4 इसको सेटिस्फाई करो। x वैल्यू क्या रखो? 2, और y की क्या? 4, तो 2 2 जा क्या है? 4, कर रहा है सेटिस्फाइड। मतलब तुम्हारा A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2,4। क्लियर हुआ? समझ में आया क्यों आया? तुम नहीं भी सेटिस्फाइड करे तो भी यही आता। समझ में आ रहा है कि नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई, और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ तक क्लियर है? अब तुम्हारा बच्चा है -2,4 -2,6। समझ में आ रहा है? ये B1 पॉइंट बोला है इसने, पॉइंट जो B1 है, ध्यान रखना, पॉइंट जो B1 है। अब B1 पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर है, सर्कल को क्या करेगा? तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट उठाते हैं -2,4। समझ में आ रहा है? -2,4 उठाए, अगर सेटिस्फाइड करे तो आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो
तो -2 उठाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा 4, और यहाँ 4 उठाया तो 4 - 5 क्या जाएगा 1। कर रहा है सेटिस्फाइड? कर रहा है? यहाँ पे मैंने 2 उठाया तो 2 क्या हो गया 4, और 4 - 5 क्या जाएगा 1, तो 4 + 5 है 1, 5 = 5 सेटिस्फाइड कर रहा है -2 4। ठीक है, अब अपन -2,6 उठाते हैं, -2,6 तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, 6 - 5 1, ये भी कर रहा है सेटिस्फाइड। देखो अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ 2 पॉइंट रखे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम -2,6 -2,4 भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट है, ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट है। अब आके इन दोनों में से कोई पॉइंट सही, कंफ्यूजन ये है, देखो यहाँ 1 2 3 4 दे रखा हो, मैच में 5 दे रखा, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि तुम शॉर्टकट लगा के सेटिस्फाइड न कर पाओ। कोई बात नहीं, अगर -2,4 है, -2,6 में से कोई भी डायमीटर का दूसरा एंड है तो दोनों एंड का मिड पॉइंट सेंटर होगा। बहुत सारे तरीके अपने पास है, और तरीका अपने पास है कि सेंटर से पे डालेंगे, PH/R भी चेक कर सकते हैं अपन, PH/R रेडियस भी चेक कर सकते हैं अपन, और रेडियस 5 आनी चाहिए वो भी चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कोऑर्डिनेट में 1000 तरीके अपने पास है। तो हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते, तो एक पॉइंट अगर मैंने -2,6 माना कि -2,6 माना, -2,6 अगर सही पॉइंट है, ये पहला, ये दूसरा एंड हो गया, और पहला एंड तो तुम निकाल ही चुके हो। क्या निकाल चुके हो? 2,4, तो सेंटर कितना आना चाहिए 0,5, अब तुम्हारा सेंटर 0,5 निकल चुका है। तो अब ऐड करते हैं इसमें, तो यहाँ पे इसको ऐड करा है तो 0 - 2 क्या हो जाएगा -2, ये इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, तो -2 + 2 क्या आ जाएगा 0, आ गया 0, तो 6 4 कितना हो गया 10, 10 का आधा कितना हो गया 5, आ गया मिड पॉइंट, 0,5 आ रहा है। मतलब ये करेक्ट आंसर है ये B1, तो B1 का B1 इससे कनेक्ट हो गया। क्लियर? अपन इसका भी चेक कर लेते हैं कि -2,4 से तो का मिड पॉइंट तो निकल रहा है, तो -2,4 और इधर कितना हो गया 2,4। क्लियर हुआ भाई? ये भी तो ऑप्शन है ना हमारे पास, इसका चेक कर लेते हैं, इसका मिड पॉइंट 0,5 निकलना चाहिए। देख लेते हैं, ये तो क्या आ गया 0, और 4 + 4 क्या 8 का आधा क्या हो रहा है, निकल रहा है क्या, निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट नहीं होगा, ये कोई भी पॉइंट नहीं होगा। क्लियर हुआ? ये आंसर आ गया, समझ में आ गया? सी आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द एलिप्स x² - 9 y² / 4 = 1, लेट S P, Q बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंपॉर्टेंट है कि जो पॉइंट है जहाँ टेंजेंट ड्रा किए जा रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट सच दैट P² / 9 + Q² / 4 > 1, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम S, मतलब पॉइंट S से 2 टेंजेंट ड्रा किए जा रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट, मतलब पॉइंट क्या है बाहर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और बाहर है, दिमाग बिठाते गए टू द एलिप्स, एलिप्स पे जाए, ऑफ विच वन मीट द एलिप्स एट वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। जो 2 टेंजेंट है फ्रॉम द पॉइंट, 2 ही टेंजेंट होते हैं। पहला टेंजेंट माइनर एक्सिस के वन एंड में मिल रहा है, ऑफ द माइनर एक्सिस, एंड द अदर मीट द एलिप्स एट द पॉइंट T, और दूसरा जो टेंजेंट है वो पॉइंट T पे मिल रहा है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब पहला टेंजेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और सेकंड टेंजेंट क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉइंट T पे मिल रहा है, और पहला टेंजेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनर एक्सिस के एंड पे मिल रहा है। क्लियर हुआ? Let R be the vertex of the ellipse with positive x coordinate axis. Let R be the vertex of the ellipse with positive x coordinate. मतलब ध्यान रखना एलिप्स हॉरिजॉन्टल हो गया, और R वो जो पॉइंट लिया है 2 वर्टेक्स होते हैं एलिप्स के, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो यहाँ 3 का +3,0 होगा इसका वर्टेक्स, तो 3,0 पे है वो पॉइंट R। समझ में आ रहा? पॉजिटिव साइड है, इसमें बोला पॉजिटिव साइड, तो कहाँ पे है 3,0 पे, एंड O be the सेंटर ऑफ द एलिप्स, ओ एलिप्स का सेंटर है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ORT इज 3/2, जो ट्रायंगल बन रहा है ORT से वो 3/2 है, देन विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो नीचे कौन सा और ऑप्शन दे रखे हैं, P और Q की वैल्यू बताना है। ध्यान रखना ऑप्शन में पहले Q दे रखा है, देन P दे रखा है, पहले Q दे रखा फिर P दे रखा है, इसमें कन्फ्यूजन हो, पहले Q है फिर P है। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसका बनाते हैं डायग्राम। हम क्वेश्चन को डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है, फिर इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान समझना। पहले हमने एलिप्स बनाया, तो जैसा ये बोलते जा रहा वैसा हमने एलिप्स बनाया, फटाफट समझते जाना एलिप्स बनाया। क्योंकि पॉइंट S जो ले रखा है इसने वो P, Q फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉइंट S हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, P, Q फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया पॉइंट P, Q ले लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसने बोला जो टेंजेंट खींच रहे हैं, टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, तो ये जो 2 टेंजेंट है, एक तो T पे मिल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट मिल रहा है जो फ्रॉम द पॉइंट P ड्रा कर रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट S ड्रा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? फ्रॉम द पॉइंट S, और एक कहाँ मिल रहा है माइनर एक्सिस के वन एंड पे, तो माइनर एक्सिस का है, तो ये मेजर एक्सिस का जो एंड है वर्टेक्स है वो 3,0 होगा वहाँ से, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 2, और यहाँ क्या जाएगा 0 -2, और यहाँ क्या जाएगा -3,0, सेंटर 0 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब माइनस इसको वन एंड पे टेंजेंट मिल रहा है, तो टेंजेंट कुछ ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया ये, और ये इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में टच कर रहा है,
वो कहाँ टच कर रहा है? टी पे। समझ में आ रहा है? और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को उसने एस माना, और ये पॉइंट पी का क्यू है। समझते ना? पॉइंट पी का क्यू है, और ये जो पॉइंट पी का क्यू हमें वही बताना है। ये टी पे मिल रहा है। अब इसने बोला जो इन्फॉर्मेशन पढ़ते जा रहे हैं, एस पी का क्यू बी द पॉइंट इन द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और सच दैट पी स्क्वायर बाय 9 क्यू स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन 1, मतलब पॉइंट बाहर ही है। यहाँ क्या हो रहा है? S1 ग्रेटर देन 0 हो रहा है। पॉइंट लाई आउटसाइड द इलिप्स। वैसे ही फ्रॉम द पॉइंट तो पॉइंट बाहर ही होगा। ये पॉइंट ये बता रहा है कि पॉइंट पी का क्यू इलिप्स के बाहर है। S1 ग्रेटर देन 0 है ना? If the two tangent run from the point S to the ellipse, of which meet ellipse at the one end of the minor axis कर दिया है अपन ने, and other meet the ellipse at the point T, lie in the first quadrant, ये भी है। Let R be the vertex of the ellipse, R है vertex, ये vertex को हमने क्या दिया? R vertex दिया अपन ने 3,0। Let R be the vertex of the ellipse, और let R be the vertex of the ellipse with positive x-axis पर, and coordinate of the O is center of the ellipse, coordinate O जो है इसको O को center दे दिया ellipse का। समझ में आ रहा है? If the area of the triangle ORT is 3/2, ORT एक ट्रायंगल बन रहा है। ORT एक क्या बन रहा है? ट्रायंगल। तो O है, R है और T, ORT से एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ORT ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। समझ में आ रहा है? कलर दूसरा ले लिया। ORT से एक ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर हुआ? ये दिख रहा है ट्रायंगल ORT, ये ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर हुआ? ये ORT एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है? ये ट्रायंगल OR और T ये ट्रायंगल बन रहा है। इसका एरिया कितना बोल रहा है? 3/2। क्लियर हुआ? इस ट्रायंगल को मैं सेपरेट बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा बन रहा है ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? ये तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया होता है। चलो हमें पी का क्यों निकालना है? अब देखो इसको मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, मेथड से जा ही नहीं रहा हूँ, शॉर्टकट समझना ध्यान से। इसने बोला कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट दो टेंजेंट है। फ्रॉम द पॉइंट हमेशा दो टेंजेंट होते हैं। सर्कल पे, एलिप्स पे, पैराबोला पे, हाइपरबोला पे 2D कर्व है तो मैक्सिमम टेंजेंट दो होंगे। फ्रॉम द पॉइंट दो टेंजेंट होंगे, एट द पॉइंट एक होगा। फ्रॉम द पॉइंट दो टेंजेंट में एक टेंजेंट जो है वो माइनर एक्सिस पे मिल रहा है, जाके माइनर एक्सिस मिल रहा है। अगर ध्यान से देखे तो ये जो टेंजेंट है ये एक्स के पैरेलल हो गई है, एक्स के पैरेलल हो गई है। अलाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अलाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 फ्रॉम द ओरिजिन। ये लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y = 2 हो जाएगी। y = 2 अलाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस 2 फ्रॉम द ओरिजिन, तो y = 2 क्या हो जाएगी? 2। मतलब यहाँ पे सेंटर का जो यहाँ पे जो p का q है ये p x कोऑर्डिनेट है, q y कोऑर्डिनेट है, तो ये y कोऑर्डिनेट q क्या जाएगा? 2। तो पॉइंट एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया हमें। क्या मिल गया? p, 2। समझ में आ रहा है? क्यों मिला? समझ में आ रहा है? ये जो टेंजेंट है ये माइनस इसके वन एंड में मिल रही है और 2 डिस्टेंस पे है, तो हमने देखा कि y = 2 है तो p, 2 हो गया। अगर ऑप्शन में जाएं तो जहाँ जहाँ p 2 है वो संभावना बन सकती है आपका q2 है। q क्या हो गया? 2। p 2 नहीं हुआ, q2 हुआ। y एक्सिस है ना, ये y वाला कोऑर्डिनेट क्या है? 2। ध्यान रखना, एक ऐसी लाइन जो y के x के पैरेलल है, अलाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 फ्रॉम द ओरिजिन, तो y = 2 है। तो ये पॉइंट s का y कोऑर्डिनेट मतलब q क्या हो जाएगा? 2। तो जहाँ जहाँ q2 है वो हमारा ऑप्शन फिल्टर कर लेते हैं। तो हमने देखा ऑप्शन ए में भी q2 है, ऑप्शन बी में भी q2 है, लेकिन ऑप्शन सी में q2 है क्या? ऑप्शन डी में q2 है क्या? तो ऑप्शन सी और डी ये कैंसिल हो गया। ये कुछ भी हो जाए ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तय हो गया कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन या तो ए होगा या तो क्या हो जाएगा? बी। दो फिल्टर कर लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने बढ़े तो यहाँ जरा ध्यान से देखो, समझो जरा कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया 3/2 दे रखा है। ट्रायंगल का एरिया क्या दे रखा है? 3/2। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है इलिप्स के ऊपर पॉइंट है ये, और हमें पता है इलिप्स पर कोई भी पॉइंट लेते हैं वो पॉइंट होता है पैरामीट्रिक फॉर्म a cos थीटा b sin थीटा लेते हैं। तो ये पॉइंट डी का जाएगा a cos थीटा और b sin थीटा, बल्कि -b sin थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। प्लस और माइनस हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? a कितना है तुम्हारा? 3, तो ये इसको लिखेंगे 3 cos थीटा और यहाँ के लिखेंगे -2 sin थीटा। क्या लिखेंगे? -2 sin थीटा लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? बस सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। समझो एरिया तो ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हाइट हो गई। समझ में आ रहा है? ये जो बेस है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 3। समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होगी। 1/2 बेस कितना है? 3। समझ में आ रहा है? हाइट पता नहीं हमें, हाइट पता नहीं तो अभी हाइट को देखो, h ले लो। समझ में आ रहा है? या इसको मैंने अल्फा का अगर बीटा ले लिया तो इसको मैंने बीटा ले लिया हाइट को। समझ में आ रहा है?
इसको अल्फा कमा बीटा लिया तो बीटा ले लिया, वर्टिकल एंगल वाई एक्सिस हो गया ना, ये वाई एक्सिस। तो 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू क्या बोल रहा है 3/2, ये रखा ना 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1। यहाँ तक समझ में आ गया, बीटा 1 आया, इसका मतलब -2 sin थीटा 1 हो गया। इसका मतलब -2 sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 11π/6। 11π/6 इसलिए आया कि -1/2 दो वैल्यू पे होता है, 7π/6 और 11π/6। लेकिन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, समझ में आ रहा है। 3π/2 से आगे निकल गया, समझ में आ रहा है। 7π/6 मतलब क्या हो गया 210, समझ में आ रहा है। 7π/6 क्या होता है 210, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, समझ में आ रहा है। तो ये एंगल जो थीटा बन रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 3π/2 प्लस थीटा चल रहा है, 3π/2 प्लस थीटा और 2π थीटा चल रहा है। तो 11π/6 मतलब कितना 330 हो गया। -1/2 साइन में 2 की वैल्यू होती है 7π/6 और 11। 7π/6 कब होता है जब थर्ड पे होता है, समझ में आ रहा है। थर्ड क्रॉस कर लिया तो क्या जाएगा 11π/6। क्लियर हुआ, थीटा 11π/6। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना है, अब हमें सब कुछ मिल गया कि हमें कॉस में इसके क्वाड्रेंट में निकालना अपने को। तो 11π/6 कर देंगे। कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव। कॉस 11π/6 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है √3/2। तो 3 cos 11π/6 करेंगे 11π/6 तो कितना आ जाएगा √3/2। तो क्या आ जाएगा 3√3/2। क्लियर हुआ। और -2 sin थीटा की वैल्यू तो 1 है ही है, क्योंकि बीटा नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा -1। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो -1 आ गया ये पूरा। ये -2 sin थीटा की वैल्यू 1 है तो 2 sin थीटा क्या आ जाएगा -1 आ गया ये। तो ये जो पॉइंट हो गए क्या हो गया 3√3/2 -1, ये पॉइंट हो गया ये। और इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच रहा तू, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच रहे हैं हम। टेंजेंट एट द पॉइंट, टेंजेंट एट द पॉइंट क्या होता है t = 0। टेंजेंट एट द पॉइंट क्या होता है t, ध्यान समझते जाना। तो हमें कुछ नहीं करना है, टेंजेंट एट द पॉइंट 3√3/2 -1 निकालना है। तो टेंजेंट एट द पॉइंट 3√3/2 -1 लिखना है टू द इलिप्स x² 9 + y² 4 = 1 विल भी क्या हो जाएगा t = 0। तो x(1) मतलब 3√3x/2 और a² मतलब क्या हो जाएगा 9 -y/1 हो जाएगा y/4 -1 = क्या हो जाएगा 0। कि मैंने t = 0 करा, ये टेंजेंट निकाल लिया। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट निकाला मैंने, क्योंकि ये टेंजेंट p, 2 से पास हो रहा है। तो p, 2 इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड। जहाँ x से p रखो y की जगह 2 रखो, x जगह p रखा तो 3√3 × p/2 × 9 हो गया। y की जगह क्या रखते हैं 2/4 क्या जगह 1/2 -1/2 -1 क्या जगह 3/2 आ गया यहाँ पे। क्लियर हुआ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 उधर गया, चाहे 3 से 3 कैंसिल कर दो 9/p। तो p बराबर कितना हो जाएगा 9/√3। p क्या हो जाएगा 9/√3। p 9/√3 हो गया, 9/√3। 9 को 3 × 3 ले सकते हैं, /√3 हो गया। तो √3 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू क्या हो गई, q की वैल्यू क्या है 2। समझ में आ रहा है। तो q 2 होगा और p क्या होगा 3√3। कौन सा मैच कर रहा है ए आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो मुझे समझाने में टाइम लगा नहीं, सेकंड्स के अंदर का क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था। तो मैं बस ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना है, a cos थीटा b sin थीटा। यहाँ एंगल देख रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे हमने 1/2 दिया 30 डिग्री, तो यहाँ निकाला cos 30 में 3√3/2 और 3√3/2 हो गया। t = 0 लेके p, 2 से पास थ्रू कराना है। क्लियर, आ गया आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, let f(x) = x⁴ + ax³ + bx² + c be the polynomial with real coefficient such that f of 1 = -9. Suppose that i√3 is a root of the equation 4x³ + 3x² + 2bx = 0, where i = -1. If α1, α2, α3 and α4 are the roots of the equation fx = 0, then find mod of α², mod of α2², mod of α3², mod of α4²। इसके वैल्यू निकालने के लिए बोला है। देखते हैं, इसने हिंट दे रखा है कि जो fx दे रखा है और पोलिनोमियल दे रखा है और कोएफिशिएंट सच दैट f of 1 = -9। यहाँ चालू करते हैं f of 1। तो f of 1 तो पहले fx हम लिख लेते हैं। ध्यान समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकल है। ax³ + b, इसमें गलती होने की पूरी संभावना है, इसलिए ध्यान से समझना। f of 1
एफ ऑफ 1 रखा तो यहाँ तो 1 आ गया प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और उसकी वैल्यू क्या बोला -9, तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -9, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -10, तो हम ये जरूरत पड़ेगी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ गया -10, इसको साइड में पटक लिया। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझते जाना। अब आते हैं अपन अगले इन्फॉर्मेशन पे। इसमें सपोज i√3 द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इसके इक्वेशन का रूट है तो 4x³ प्लस 3x² प्लस 2bx इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? x कॉमन ले लो तो क्या जाएगा 4x² प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0। इसका दो रूट, इसका एक रूट क्या बोल रहा है i√3। मैंने समझाया था कि कॉम्प्लेक्स रूट समझ में आ रहा है? और सर्ट्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर। अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा एक रूट होगा तो अल्फा माइनस बीटा भी एक रूट होगा, अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट होगा तो अल्फा माइनस आई बीटा भी एक रूट होगा। तो अगर i√3 इसका रूट है तो माइनस i√3 इसका दूसरा रूट होगा। क्यूबी का 3 रूट होना चाहिए, तीसरा रूट क्या है x, तीसरा रूट x है ना, ये मतलब x इक्वल्स टू क्या है 0, तीसरा रूट क्या हो गया 0। तो हमें इन दोनों रूट से मतलब है, तो हम ये इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब i√3 अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? -b/a, -b मतलब -3a, अरे अल्फा -3a/4, अल्फा बीटा -b/a हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या जाएगा i√3 माइनस i√3 इक्वल्स टू -3a/4 हो जाएगा। 0 मतलब a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। जो वैल्यू निकलती जा रही है पुट करते जा रहे हैं, ये क्या आ रहा है 0। समझ में आ गया? अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा c/a, तो c का था 2b/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, अरे 3 आएगा, आया इसका माइनस 3 आएगा तो क्या आ जाएगा b/2, तो क्या आ जाएगा 6, तो b की वैल्यू क्या डाल लिया 6। समझ में आ रहा है? a 0 हो गया, b क्या आ गया 6, उधर जाएगा तो c क्या आ गया -16 आ गया। ABC निकल गया तेरा, ABC निकल गया तो इसमें पुट कर दो, तो fx जो तुम्हें मिल गई, x टू क्या आ गया 4, a क्या है 0, ये उड़ गया, b कितना है तुम्हारा 6, तो 6x² और c क्या है -16। क्लियर हुआ? अब ये बोल रहा है इसको सॉल्व कर लो, इस क्वाड्रेटिक कुछ 0 हो गया, अगर इसके रूट से इसको सेटिस्फाइड करेंगे 0 हो गया ये पूरा। इसको इसके रूट्स निकालोगे, रूट जब निकालोगे इसके तो एक काम करो पुट x² को t कर लो, x² को क्या मान लो t, तो यहाँ क्या जाएगा t² प्लस 60 -16 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। a² प्लस क्या जाएगा 8t माइनस 2t माइनस 16 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। t कॉमन ले लिया t प्लस a -2 कॉमन लिया t प्लस इक्वल्स टू 0, t प्लस 8, तो t प्लस क्या जाएगा 8 और t -2 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ? यहाँ t के दो रूट निकल गए, t इक्वल्स टू क्या जाएगा -8 एंड t इक्वल्स टू 2, और t की वैल्यू क्या है x², हमने यही तो माना था, x² को क्या माना था t, x² इक्वल्स टू क्या जाएगा -8 एंड x² इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और हो जाएगा x इक्वल्स टू √8 हो जाएगा, प्लस माइनस -8 हो जाएगा, एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या जाएगा √2 हो जाएगा, -√1i हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या जाएगा 2√2i, प्लस माइनस क्या जाएगा 2√2i, एंड x इक्वल्स टू यहाँ पे, एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा √2 एंड -√2, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या जाएगा 2√2i कॉमा 2√2i माइनस में, ये अल्फा 1 हो गया, ये अल्फा 2 हो गया, ये अल्फा 3 हो गया, ये अल्फा 4 हो गया। उठा के पहले पुट करना है, अल्फा 1 का स्क्वायर 2√2i का स्क्वायर 2√2 8 आ गया, अरे मॉड है ना, क्या आ गया 8, इधर क्या आ गया 8, इधर क्या आ गया 2, इधर क्या आ गया 2, 8 8 16 2 18 20, कितना हो गया 20, तो आंसर क्या आ गया 20 आ गया। क्लियर? उठा के पुट कर दिया 20 आ गया। कठिन लग रहा है क्या? कठिन लग रहा है क्या? बस क्वेश्चन की अप्रोच बेहतर होना चाहिए तो सारा बेहतर हो जाएगा। देखो इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ये आईटी एडवांस 2024 आईटी एडवांस का कल जो पेपर हुआ था वो मैंने कराया, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किया नहीं जा सकता। सपोज एनआईटी जैसे 2024 में इस टाइप के मान लिया 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए, सवाल उठता है सर हम निमसर की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी क्या आवश्यकता है। एनआईटी 2022 में 3 क्वेश्चन आईटी एडवांस के थे, 19 में चले जाएं तो 7 से लेकर 10 के बीच में आईटी एडवांस के क्वेश्चन थे, 23 में 7 से 8 क्वेश्चन आईटी एडवांस के थे,
और सवाल उठता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने करने के बाद डेयरिंग इतनी हो गई कि हर एंगल के क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। सवाल उठता है कि यही क्वेश्चन अगर मान लो सपोज 2 मिनट के लिए पेपर में आता तो वहाँ हाथ पैर फूलने लगते, लगता हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे। करने के बाद लग रहा कि ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो अप्रोच करने का तरीके क्वेश्चन के आगे हथियार डाल के बैठ जाना वो उचित नहीं है। ट्राई करो क्वेश्चन को, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं लेकिन तुम्हारे लिए शुरुआत करी LD 4 के लिए है, जिनके लिए मैंने लास्ट में बोला 20 मिनट में 10 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? माइंड से तैयार करके रखो कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो भी नहीं डरना है। सवाल करना ना करने का नहीं है, सवाल वो डर पूरे पेपर को बिगाड़ देता है। मतलब वो 10 क्वेश्चन भले तो मत कर, लेकिन शुरू में देखने में आए तो रोक कैसे सकता, अपनी आंखों को कैसे रोक सकता देखने के। बीच में आ गए, लास्ट में आ गए, वही टॉपिक में आ गए जो तेरे फेवरेट टॉपिक है। मान लो PNC में, लिमिट में, कंटिन्यूटी में इस टाइप के आ गया तो घबरा गए, हाथ पैर ढीले हो गए। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पेपर है IT एडवांस का था, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो अप्रोचेबल नहीं हो। लेकिन क्या क्वेश्चन को अगर हम मेथड से अप्रोच करना चालू करेंगे, पूरे ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, तो हर क्वेश्चन इतना टाइम लेगा कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं कर पाएंगे। तो अप्रोच करने का तरीका जो है क्वेश्चन में एनालिटिकल होना चाहिए, बाय ऑप्शन, बाय शॉर्टकट होना चाहिए, तो टाइम लिमिट के अंदर पेपर हो पाएगा।